नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिख साम्राज्य की और सिख राज्य के उत्थान और पतन के विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, सिख धर्म के बारे में हम देख चुके थे, अब हम सिख साम्राज्य के बारे में देखेंगे। किस तरह से 10 गुरुओं ने सिख धर्म को आगे बढ़ाया और उसके विकास में योगदान दिया और 11वें गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को निर्धारित किया गया, घोषित किया गया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जो सिख लोग हैं उनके मन में भी ये भावनाएं आती है कि क्यों ना सिख लोगों का एक अलग राज्य हो जहाँ पर सिख परंपरा का या फिर सिख संस्कारों का आसानी से पालन किया जा सके। तो यहाँ पर सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह हम देखते हैं कि 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और यहाँ पर से ये सिखों का सैन्यकरण शुरू कर देते हैं और सिखों में एक साम्राज्य की स्थापना की भावना पैदा करते हैं। अकाल तख्त की स्थापना छठे गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा की गई थी और गुरु हरगोविंद सिंह ने ही पहली बार सिखों का सैन्यकरण किया था। तो यहाँ पर पहली बार सिखों का सैन्यकरण कौन कर रहा है? गुरु हरगोविंद सिंह जी। और उस सैन्यकरण को मजबूत करने का काम कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी। 1708 ईस्वी में हम देखते हैं कि नांदेड़ के पास गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी जाती है और गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर या बंदा बैरागी के नेतृत्व में सिख मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखते हैं और इस समय तक औरंगजेब की भी मृत्यु हो चुकी होती है 1707 में और बहादुर शाह सेकंड बहादुर शाह फर्स्ट यहाँ पर अगला मुगल शासक बनता है 707 से 712 ईस्वी तक के लिए। तो बंदा बहादुर मूलतः जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव या माधव दास था। बाद में ये सिख धर्म को अपना लेते हैं। नांदेड़ में इसने सिख धर्म अपनाया और सिख धर्म अपनाने से पहले बंदा बहादुर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब गुरु गोविंद सिंह सिख बनने के बाद गुरुबख्श सिंह नाम इनको देते हैं। ठीक है, किसको? बंदा बहादुर को। लेकिन ये बंदा बहादुर के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। 1716 ईस्वी में फर्रुखियत के समय पर सैयद बंधु द्वारा बंदा बहादुर को कैद कर लिया जाता है, दिल्ली ले जाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। अब बंदा बैरागी की मृत्यु के बाद मुगल अधिकारियों के अत्याचारों तथा विदेशी आक्रमणकारियों जैसे नादिर शाह 1739 में आक्रमण करता है, अहमद शाह अब्दाली कहते हैं कि 7 बार इसने भारत की सीमा पर आक्रमण किया। हम तो सिर्फ 1761 वाला पानीपत का तीसरा युद्ध देखते हैं, लेकिन 7 बार इसने जो सीमावर्ती क्षेत्र है पंजाब सिंध वगैरह वहाँ पर ये आक्रमण करता है। तो अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1767 के दौरान कई बार इन क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और इन सबसे बचने के लिए कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना की जाती है। किसकी? दल खालसा की स्थापना की जाती है और 1753 ईस्वी में दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। कौन सी प्रथा? राखी प्रथा की शुरुआत दल खालसा शुरू करता है। और राखी प्रथा क्या थी? तो भैया राखी प्रथा रक्षाबंधन मनाना नहीं था, राखी प्रथा टैक्स प्रणाली थी। यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रत्येक सिख व्यक्ति अपनी उपज का 5वां हिस्सा यानी कि 20% टैक्स के रूप में देगा और इस टैक्स से हम व्यवस्थाएं बनाएंगे, सैन्यकरण करेंगे ताकि हम विदेशी आक्रमणकारियों से और मुगलों के अत्याचारों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। अब कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहुलाबादिया ने पंजाब में मिसल व्यवस्था की स्थापना की। मिसल व्यवस्था ये कैसे होते हैं? मिसल मतलब कि एक जैसा गुट बना देना। ठीक है, कि भाई तुम इस गुट के हो, तुम उस गुट के हो, इस तरह से गुट बना देना। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं ना आईपीएल में 10 टीम खेलती है कि भैया तुम लाल कलर की ड्रेस पहन रहे हो तुम आरसीबी वाले हो, तुम पीली कलर की ड्रेस पहन रहे हो तुम सीएसके वाले हो। तो जिस तरह से विभाजन होता है इसी तरह से इन्होंने विभाजन कर दिया। मिसल का मतलब कि एक जैसे हो आप। ठीक है, अरबी शब्द है ये मिसल। तो यहाँ पर पूरे सिख क्षेत्र में 12 मिसलों में इनको ये बांटते हैं, 12 क्षेत्रों में इनको ये बांट देते हैं और जस्सा सिंह अपने आप को शासक घोषित करते हैं और अपने नाम से ये सिक्के चलाते हैं। तो पहली बार सिक्के कौन चला रहा है? जस्सा सिंह यहाँ पर ये सिक्के चला रहे हैं। हालांकि हम देखते हैं कि सिख गुरु भी सिक्के चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर जस्सा सिंह अपने नाम के सिक्के चलाते हैं और मुगल शासक ने भी
जस्सा सिंह को मान्यता दी और सरदार ए कौम की उपाधि दी। किसको? जस्सा सिंह को। अब चूंकि इस समय पर कोई बड़ा प्रभावशाली मुगल बादशाह है नहीं, सब कठपुतली है सैयद बंधुओं के, और आगे फिर जो आते हैं वो मराठों की कठपुतली होते हैं। तो ये सब इनकी उसमें चल रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इनको यहाँ पर परमिशन दे देते हैं कि भाई तुम स्वतंत्र शासक हो अब, और तुमको हम सरदार ए कौम की उपाधि देते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी के बाद 1764 ईस्वी में जो अफगानों को रोकने हेतु पंजाब के सिख अमृतसर में एकत्रित होते हैं और उन्होंने देख देख फतेह का नारा दिया। देख देख फतेह का नारा दिया तथा चांदी के सिक्के चलाए, और यहीं से यहाँ पर जब ये सब मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, और यहीं पर से सिख साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। 1765 ईस्वी में फुलकिया मिसल के प्रमुख आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने तबल ए आलम की उपाधि दी एवं निशान भेंट किया। किसको? आला सिंह। और कौन दे रहा है? अहमद शाह अब्दाली। वही अहमद शाह अब्दाली जो कई बार इस क्षेत्र में आक्रमण कर चुका है, वही अहमद शाह अब्दाली जो 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को बुरी तरह हरा चुका है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अब फुलकिया मिसल सतलुज नदी के दक्षिण में स्थित एकमात्र मिसल थी। जो फुलकसिया मिसल थी, आप पंजाब में देखोगे सतलुज नदी जो लुधियाना वगैरह है ना, तो लुधियाना, चंडीगढ़, इन सब क्षेत्र में जो इन सब के ऊपर बहती है सतलुज नदी। तो जब एक प्रकार से सतलुज नदी जो पंजाब है उसको आधा बांटने का काम करती है, तो सतलुज नदी के नीचे का जो क्षेत्र था वहाँ पर फुलकुसिया मिसल हमें एकमात्र मिसल दक्षिण में देखने को मिलती है। बाकी 11 मिसलें हमें ऊपर ही देखने को मिलती है। तो 12 मिसलों में भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली थी, और इसके अधीन लाहौर और अमृतसर के क्षेत्र थे। क्या थे? लाहौर और अमृतसर। यहाँ पर अमृतसर हमको अटारी बॉर्डर के पास देखने को मिलता है, ब्यास नदी के ऊपर ये स्थित है। और लाहौर भी जस्ट इसके पास में, अटारी बॉर्डर से होते हुए लाहौर जाते हैं, और लाहौर अटारी बॉर्डर से होते हुए ही अमृतसर आते हैं। तो मैप के ज़रिए भी आप चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो भैया कोशिश करना कि आप एक मैप ले आओ और मैप के ज़रिए चीज़ों को समझो, इससे आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। अब ये मैं अपने नज़रिए से कह रहा हूँ कि मैप के ज़रिए आपको समझने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे होती है। हो सकता है कि आपको कुछ और तरीके से आपको पढ़ने में मज़ा आता हो। जैसे जब मैं बोल के पढ़ता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, आलसी नहीं आती है, और मुझे चीज़ें ध्यान में रहती है। जब मैं बोल के लिखता हूँ तो मन कहीं और नहीं जाता। तो सबका अपना अपना सेंस रहता है, सबका अपना अपना रहता है भैया कि जिसको जिसमें अच्छा लगे। तो हर समय पढ़ाई को एक तरीके से पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना। और पढ़ना बहुत ही कम लोगों को पसंद होता है, तो लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ना केवल एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कैरेक्टर बनाने में ही आपकी मदद करेगा, बल्कि 4 पैसे कमाने के लिए एक नौकरी लेने में भी पढ़ाई आपकी मदद करेगी। तो भैया पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, हर बार नए तरीके आजमाओ, इन्वेंट करते रहो, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहो कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाऊँ। देखो, जब मैं बीए में था तो कोविड का टाइम था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, दिन रात में मूवीज़ देखते रहता था, वेब सीरीज़, मूवीज़ सब देखते रहता था। अब मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट बनाऊँ, तो मैंने उससे पहले ही अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लिया था। अब वो मैंने ऐसे ही टाइम पास के हिसाब से कोविड के टाइम पर ही खोला था, कोई ज़्यादा पर्पस नहीं था। और उसमें मैं ऐसे ही अनसन वीडियो कुछ भी बनाते रहता था, इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइप की, बस मुझे बनाना था। फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया इस तरह से जाए कि मैं अच्छे से नोट्स तैयार करूँगा, और फिर उन नोट्स को मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। अब इससे क्या होता था कि नोट्स बनाने में प्रॉपर अच्छे से लिखना और फिर उसको अच्छे से समझना, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, वीडियो बनाना, कई बार वीडियो 2-3 बार बनाता था शुरुआत में, तो फिर वहाँ पर से धीरे धीरे वो चीज़ें मुझे समझ में आ जाती थी, और फिर 1-2 बार एग्ज़ाम के टाइम में बस रिवीजन करना पड़ता था, और फिर वो पूरा कंसेप्ट मुझे याद हो जाता था। और कंसेप्ट ही बस याद रहने का ज़रूरी है, शब्द याद रहे ये ज़रूरी थोड़ी ना है। फिर शब्दों को मैं अपने हिसाब से लिख के आ जाता था, और अच्छे मार्क्स बहुत कम पढ़ाई में मेरे बन जाते थे। तो फिर उसके बाद से मैंने ये अच्छे से फॉलो किया कि भाई
एमए में भी मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। एमए में मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे जिनको ये चाहिए था कि भाई नोट्स हमको दे दो यार। तो मैंने बोला मैं किस किस को फ़ोटो सेंड करूँगा भैया, तो तुम मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो देख लिया करो। वहाँ पर से मेरे कुछ वीडियो अच्छे व्यूज़ उनमें आ गए। फिर मैं नेट की तैयारी करने लगा। नेट के एक दो वीडियो मैंने डाले, उनमें अच्छा रिस्पांस था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ मैं और भी लोगों की मदद कर पाऊँ, क्योंकि नेट में बहुत ही कम अच्छा मटेरियल हमें यूट्यूब पर मिलता है। वरना एक दो डेमो क्लासेस देकर टीचर अपने ऐप पर बुलाते हैं कि भैया यहाँ पर आओ, यहाँ फीस दो और फिर यहाँ हमसे पढ़ो। और जो पढ़ाते भी हैं तो ऐसा पढ़ाते हैं कि वो वनडे एग्ज़ाम तक में नहीं पूछा जाएगा, इतना ऊपर ऊपर का पढ़ाते हैं वो। तो ये भैया ये थोड़ी सी बात थी। तो ये ऐसा इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में मैं यूट्यूब पर आ गया और अब चल ही रही है दुनिया अपनी। तो इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ो। जब आप आसान बनाने का प्रयास करते हो तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाती हैं। अब देखो, 12 मिसलों में भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली थी और इसके अधीन लाहौर और अमृतसर के क्षेत्र भी थे। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर अंतिम अभियान 1767 ईस्वी में सिखों के विरुद्ध ही था। कब? 1767 में। अब देखो, अब ये 1765 में तो उपाधि दे रहा है और 1767 में यहाँ पर अभियान चला दे रहा है। तो भैया ये भी बड़ा अजीब आदमी था। तो यहाँ पर फिर हम यहाँ देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह का उदय यहाँ पर से होता है। अब देखो यहाँ पर जो 1767 है, 1767 के बाद से अब यहाँ पर 1792 से हमें इनका उदय, महाराजा रणजीत सिंह जी का उदय देखने को मिलता है। ये शुक्र चक्रीय मिसल से संबंधित थे। रावी चेनाब के बीच में जब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि रावी चेनाब के बीच में ये थे, तो मैं तुरंत फिर यहाँ पर मेरे आंखों के सामने जो मैप लगा हुआ है वो मैप देख रहा हूँ और फिर उसमें आपको लोकेशन बता रहा हूँ। तो ऐसा लोकेशन ध्यान रखने में ना बहुत अच्छे से चीज़ें ध्यान में रहती है। तो ये रावी और चेनाब बोले तो जो लाहौर वगैरह है, ठीक है, लाहौर वगैरह है और इधर हम देखते हैं अमृतसर वगैरह है, गुरदासपुर वगैरह है। ये सारे जो क्षेत्र हैं, आधा पाकिस्तान, एक प्रकार से पाकिस्तान का क्षेत्र, यहाँ पर ये शुक्र चक्रीय मिसल हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इनके पिता थे महासिंह और इनका जन्म 1780 में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद ये शुक्र चकिया के मिसल बनते हैं। कब? 1792 में। इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया 1792 से 1839 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। तकरीबन 47 साल ये यहाँ पर एक शासक के तौर पर काम करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस समय रणजीत सिंह अपनी माता और इनकी सास सदा कौर तथा इनके दीवान दलपत राय की परिषद के संरक्षण में शासन करते हैं। सदा कौर का संबंध कन्हैया मिसल से था और सदा कौर की पुत्री महावत कौर रणजीत सिंह की पहली और प्रमुख पत्नी थी। तो रणजीत सिंह का यहाँ पर बाल विवाह कर दिया गया था और उनकी जो सास थी वो एक अच्छी कूटनीतिज्ञ थी। जब हम मुगल वंश पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि जो बाबर है उसकी जो दादी दादी थी वह भी बहुत बड़ी कूटनीतिज्ञ थी। तो जब उसके पिता मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है, शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी दादी बाबर को बहुत समस्याओं से बचाती है, क्योंकि बाबर भी 12-13 साल की उम्र में फरगना का शासक बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर रणजीत सिंह के साथ भी उनकी माँ और उनकी सास और उनके जो दीवान है लखपत राय, इन्होंने इन तीनों की परिषद ने मिलकर उनका संरक्षण किया और उनके राज्य को बनाए रखा। क्योंकि सदा कौर उनकी सास थी, जिनकी पुत्री महावत कौर मेहताब कौर का विवाह रणजीत सिंह के साथ हो गया था और ये एक प्रकार से बाल विवाह था। 1797 ईस्वी में रणजीत सिंह के शासन की बागडोर 1797 में रणजीत सिंह शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इस समय पर ये कितने साल के रहते हैं? तो ये इस समय पर रहते हैं 17 साल में। तो 17 साल में ये फैसले लेने खुद लग जाते हैं। रणजीत सिंह शासन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं और 1798 यानी कि सिर्फ 18 साल की उम्र में अफगान शासक जमान शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली का पोता और उसका उत्तराधिकारी था और अफगानिस्तान का ये शासक था, उसने सिंध पर आक्रमण
आक्रमण किया, जिसे रणजीत सिंह ने असफल कर दिया। युद्ध के दौरान वापस लौटते समय जमान शाह की पुत्र जो जमान शाह की कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी, उन तोपों को रणजीत सिंह निकाल कर जमान शाह को भिजवा देते हैं। तो यहाँ पर भाई दुश्मन के हथियार गिर गए तो हथियारों को ये वापस भिजवा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अगर युद्ध करना चाहते तो तोप या तो रख लेते या फिर खुद वापस उसके पीछे आक्रमण करके उसका सफाया कर देते। तो यहाँ पर जो ये इतनी दरिया दिली दिखाते हैं, युद्ध के दौरान जो उसकी तोपें गिर जाती हैं उनको वापस भिजवाते हैं, तो इससे जमान शाह प्रसन्न होते हैं और रणजीत सिंह को राजा की उपाधि देते हैं। तो बहुत ही कुछ इतिहास में ना कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें घटित होती है जिन पर विश्वास करना यकीन नहीं होता कि भैया जिसने आक्रमण किया वही इनको राजा की उपाधि दे रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज 1765 में जो पुरंदर की संधि होती है, औरंगजेब उन पर आक्रमण करता है और उनको आगरा दरबार बुलाता है। फिर हम बाद में देखते हैं कि जो औरंगजेब है वो अपने बेटे आजम या मुअज्जम रहता है, उसकी सलाह पर शिवाजी को राजा की उपाधि देता है और उनके क्षेत्रों को मान्यता भी देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि औरंगजेब जैसा व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि दे रहा है। तो यहाँ पर ये सवाल अगर बनता है कि छत्रपति को राजा की उपाधि किसने दिया, तो यहाँ पर अगर कुछ ऑप्शन रहेंगे ना तो हम कभी भी औरंगजेब पर नहीं जाएंगे, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था और वो तो शिवाजी से जलता भी था। तो यहाँ पर शिवाजी को राजा की उपाधि वो दे रहा है। इसी तरह राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि भी एक मुगल बादशाह देता है। तो इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन वो घटित हो जाती हैं। तो यहाँ पर जमान शाह जो रणजीत सिंह हैं उनको राजा की उपाधि देता है और पंजाब पर जमान ने अपना दावा छोड़ दिया तथा पंजाब में रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार को उसने अनुमति प्रदान की। अब रणजीत सिंह ने भंगी मिसल में 1799 में और लाहौर तथा 1803 ईस्वी में अमृतसर को वह जीत लेते हैं। गुजरावाला के स्थान पर वो लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो इससे पहले क्या थी उनकी राजधानी? इससे पहले उनकी राजधानी थी गुजरावाला। क्या थी? गुजरावाला उनकी इससे पहले राजधानी थी। तो यहाँ पर ये अपनी जो नई राजधानी बनाते हैं वो बनाते हैं किसको? लाहौर को अपनी नई राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो इस समय तक रणजीत सिंह के नियंत्रण में पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर नियंत्रण में आ चुकी थी। तो कह सकते हैं कि 1799 ईस्वी तक, मतलब 19 साल की उम्र तक रणजीत सिंह मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक बन चुके थे और मराठा साम्राज्य उनके नियंत्रण में आ चुका था। रणजीत सिंह के समय ही अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा पर वह सोने की परत चढ़वाते हैं और यह गुरुद्वारा कालांतर में स्वर्ण मंदिर कहलाता है। कहते हैं कि रणजीत सिंह ने इस मंदिर पर 400 किलो से ज़्यादा स्वर्ण चढ़ाया था, मतलब उसका लेप लगवाया था। इसलिए यह मंदिर हमको पीला पीला दिखता है। तो वह जो पीला दिखता है ना भैया, वह पीला कलर नहीं है, वह सोने की परत है। तो यहाँ पर बाद में कुछ आक्रमणकारियों ने कुछ खुरच के भी ले गए, लेकिन फिर भी यह मंदिर जस का तस है। तो यहाँ पर देखिए 1804 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज यानी कि सतलज के पूर्व में स्थित राज्यों पर आक्रमण किया। नाभा, जिंद, कैमल क्षेत्र जैसे उन्होंने जीते और रणजीत सिंह के आक्रमण से बचने के लिए सिंध सतलज के राज्य कंपनी के संरक्षण में चले जाते हैं। और इसी समय कंपनी के अधिकारी डेविड मॉक्टरलोनी ने सिंध सतलज के क्षेत्र को कंपनी के संरक्षण में माना और रणजीत सिंह ने सिंध सतलज क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार की योजना को त्याग दिया, क्योंकि रणजीत सिंह यहाँ पर जानते थे कि वह अभी इतने शक्तिशाली भी नहीं है कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी से सामना कर सके। इसीलिए भलाई यही होगी कि भैया हम ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने से बचें ताकि हमारा राज्य बना रहे। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में
रणजीत सिंह एवं गवर्नर जनरल मिंटो फर्स्ट की ओर से चार्ल्स मैडकॉक के बीच में अमृतसर की संधि होती है और यह एक महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। इसलिए इस संधि की न केवल तिथि बल्कि इसके प्रावधान भी आपको ध्यान रखने चाहिए। तो यह संधि होती है 1809 25 अप्रैल को और रणजीत सिंह और इस समय पर जो गवर्नर जनरल रहता है मिंटो फर्स्ट वह करता है, लेकिन गवर्नर जनरल की ओर से कौन आता है? चार्ल्स मैडकॉफ आता है। अब प्रावधान की बात करें तो रणजीत सिंह ने सिंध सतलज के क्षेत्रों पर कंपनी का संरक्षण स्वीकार किया और सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा मान ली गई और यह कहा गया कि रणजीत सिंह सतलज नदी के दक्षिण में कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। अब रणजीत सिंह को कंपनी की ओर से सतलज के उत्तरी क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार की छूट दी गई कि भाई उत्तर में तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, तुम रूस को भी जीत लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम दक्षिण में मत आना। अब इस सतलज क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कंपनी ने लुधियाना में एक अंग्रेज अधिकारी और एक सैनिक टुकड़ी स्थापित की और रणजीत सिंह द्वारा कंपनी से युद्ध न करने की नीति पर अमृतसर की संधि करने के बाद एक सैनिक ने यह कहा कि आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का दुख था कि भाई ये रणजीत सिंह कैसा कर रहा है, इतना शक्तिशाली शासक है लेकिन ये अंग्रेज़ों से ये शर्त क्यों मान ले रहा है कि भैया ठीक है, मैं मानता हूँ कि सतलज का दक्षिणी हिस्सा आपका है और मैं इधर कभी आक्रमण नहीं करूँगा। लेकिन कहते हैं कि भैया एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति किस तरह से सोच सकता है, ये उसका एग्जाम्पल है रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह की यह एक बेहतरीन कूटनीति थी कि उन्होंने एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों को संपर्क में आने से बचाए रखा और अंग्रेज आक्रमण से सिख साम्राज्य को बचाए रखा। तो फिर भी ये कोटेशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस संधि के बाद में और रणजीत सिंह द्वारा कंपनी से युद्ध न करने की नीति पर एक सैनिक कहता है कि अब रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जो रणजीत सिंह अफगानों को हरा सकता है वह अंग्रेजों से क्यों डर रहा है। तो यहाँ पर ये भैया इस तरह से ये आज का ये हाफ तक ही हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर हम समझेंगे रणजीत सिंह अमृतसर की संधि के बाद में क्या होता है, क्या ये संधि टूटती है, क्या रणजीत सिंह अपने सैनिकों के दबाव में आकर फिर आक्रमण करते हैं, क्या फिर अंग्रेज आक्रमण करते हैं, कौन तोड़ेगा अमृतसर की संधि। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।